अगर आप क्लास 10th पास हैं, अगर आपकी उम्र 18 से 27 साल की है, आपको एक सरकारी नौकरी मिल सकती है जिसका आवेदन का अंतिम तिथि है इस महीने की 30 तारीख, 30 अप्रैल को। मतलब आज से 13 दिन है। अगर आप क्लास 10th पास हैं, 18 से 27 साल के हैं, तो आपको एक सरकारी नौकरी बनता है। तो चलिए इसके विषय पे अगर आपको ज्यादा जानना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको टाइप करना है https://ssc.nic.in, और जैसे ही ये टाइप करते हैं तो आप एसएससी के आप इसमें जाएंगे, क्या करते हैं, विंडो में चले जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आपको मार्च 22 में यहां पर नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, ये देखिए जो रेड कलर का राइट मार्क दिया हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारे एग्जाम के बारे में सारे तथ्य आपको पता चल जाएंगे, आपकी तैयारी कैसे करनी है और कैसे आपका एक सुखद भविष्य इंतजार कर रहा है। तो चलिए इस विषय को फटाफट जान लेते हैं। चूंकि आप पढ़ेंगे, इसके लिए मैं इसके मूल बिंदुओं को फटाफट बता देता हूं। ये जो परीक्षा है, इसकी फॉर्म जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल तक में रहेगा। और मतलब 30/4/22 को रात 11 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा। और इसकी जो 100 रुपए की फी होती है वो किनको चाहिए होगा, वो 2 मई तक भर सकेंगे। और ऑफलाइन चालान, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, वो 3 मई तक हो सकेगा। और पेमेंट थ्रू चालान जो है 4 मई तक हो सकता है। और उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर कोई गलती हो गई है फॉर्म में, उसको करेक्शंस करने के लिए 5 मई से 9 मई का टाइम है। इसका बोला जा रहा है कि जो एग्जाम होगा बहुत हल्का एग्जाम है, आसान एग्जाम है, वो आपका जुलाई 2022 को होगा। ठीक है ना, पेपर 1 का। पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव है वो उसके बाद बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सरकारी नौकरी के लिए जो आवेदन करना पड़ता है इसके बारे में हमने बताया। इसका जो पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है ना, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसके बारे में हम जान रहे हैं सारी चीजें। और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज में, अदर्स में, इसमें हविलदार भी जोड़ा गया है। ठीक है ना, और 7th पे कमीशन के हिसाब से अच्छी खासी सैलरी भी है। वैकेंसीज का जो बोला गया है, वैकेंसीज में एमटीएस मल्टीटास्किंग का जो है उसमें कितने लोग की रिक्तियां हैं वो बताया नहीं गया है। हविलदार की जो रिक्ति है वो 3603 की है। अब इसमें रिजर्वेशंस कुछ हैं, वो रिजर्वेशंस के बारे में जान लेते हैं। इसमें रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को है, शेड्यूल ट्राइब को है, अदर बैकवर्ड क्लास मतलब ओबीसी को है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को है, एक्स सर्विसमैन को है, पर्संस विद डिजेबिलिटीज पीडब्ल्यू पे है, और एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, और जो सरकार की जो नियम है उसके तहत में ही आता है। और उसके साथ साथ ये सिलेक्शन जो ये रिक्तियां जो है इसकी जो भर्ती है वो आपके द्वारा प्राप्त किए गए जो परीक्षा में मार्क्स हैं वही उसका मेन बेसिस होगा। अब जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है उसमें जो ये डिसेबिलिटी जो है, आप जो अगर दिव्यांग हैं तो दिव्यांग में कौन किस कैटेगरी के दिव्यांग को कहां मिलेगी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो इसे आप पढ़ लेंगे। ये 4 का जो कॉलम है 4.1 4.2, ठीक है ना। तो जैसे ब्लाइंडनेस हुआ, लो विजन हुआ, डीफ हुआ, इस तरह के बहुत सारे जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो है। अब आते हैं कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप।
आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप नेपाल के प्रजा भी हो सकते हैं, आप भूटान के प्रजा भी हो सकते हैं, तिब्बतियन भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ नियम है, शर्त है, उसे आपको देखना है। फिर जो है भारतवर्ष से जो बाहर गए हुए थे, जैसे पाकिस्तान गए थे, बर्मा गए थे, श्रीलंका गए थे, ईस्ट अफ्रीका गए थे, केन्या गए थे, उगांडा गए थे, उनके वंशज जब हिंदुस्तान में आके अपना क्या कहते हैं मल्टीटास्किंग का एग्जाम देना चाहते हैं, वो भी मोस्ट वेलकम है। ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज के अंडर में है। तो इस पॉलिसीज को मैं जो दिखा रहा हूं, जैसे मैंने बताया, उसको ध्यान से देख लेंगे, उसमें सारी कुछ लिखी है। अब आते हैं एज लिमिट के ऊपर, उम्र कितना होना चाहिए। देखिए, एमटीएस के लिए 1 जनवरी 2004 मतलब 2/1/1997 के बाद, 2 जनवरी 1997 के पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2004 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब 18 से 25 साल। ये क्या है? हविलदार के लिए है। लेकिन हविलदार जो है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, उसके लिए 18 से 27 साल है। मतलब एक नजर में देख के आप छोड़ नहीं देंगे, 18 से 25 साल जो है वो एमटीएस और हविलदार सीबीएन में है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है। ठीक है। लेकिन और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का कुछ पोस्ट है और एमटीएस के कुछ पोस्ट हैं जो 27 साल के लिए भी एलिजिबल हैं। तो देखिए, ये जो पैरा 6.1.2 ये इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर बताया गया कि 25 साल, लोग देख के घबरा जाते हैं, इस पे जरूर ध्यान देंगे, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जैसा है कि 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, दिव्यांगों के लिए 10 साल की छूट है, दिव्यांग ओबीसी के लिए आपका 13 साल की छूट है, दिव्यांग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन का 3 साल की छूट है। तो ये आपका दिया गया है। डिफेंस पर्सनल है, उनको भी 3 साल की छूट है, और डिफेंस पर्सनल अगर किसी कारण से दिव्यांगता आ गया है, उन्हें 8 साल की है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविलियन एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने 3 साल तक केवल सरकारी नौकरी करने का मौका मिला था और उनकी उम्र 40 साल के अंदर में है, उन्हें भी ये परीक्षा देने का मौका है। ठीक है। फिर है कि जो कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं जिनका सेपरेशन हो गया है और फिर उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, वो अगर 40 साल की उम्र के अंदर में है, वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजों को एक एक करके आप देख लेते हैं। मैं खाली आपको थोड़ा सा नजर के सामने से गुजार दे रहा हूं पूरे फॉर्मेट को, सो दैट कि एक आइडिया रहे कि आपको कहाँ क्या है, और साथ ही साथ एक टोटल आइडिया भी बन जाए कि एग्जाम के पैटर्न क्या है। मैं ये बोलना चाहता हूं, ये एग्जाम जो है 10th के बेस के ऊपर है। अगर आपने 10th को बढ़िया से पढ़ा है, तो इस एग्जाम को निकालने में कोई ज्यादा आपको असुविधा नहीं होना चाहिए। आप भूल जाइए कितने लोग बैठते हैं, क्या होता है, क्योंकि अगर क्लास 10th में आपने सही से पढ़ा है, तो ये एग्जाम निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, ये सीधी सी बात है। और हम इसमें कुछ बातों को और जान लेते हैं जो फटाफट। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए, जो सरकार द्वारा स्वीकृत बोर्ड है। ठीक है ना। और इसका बोला गया है कि एचआरडी में जो पब्लिश गजट है, ठीक है ना, जो 10/6/2015 को किया गया था, जिसमें जिन संस्थाओं का नाम लिखा हुआ है जो डिस्टेंस लर्निंग के हैं, ठीक है ना, आपने अगर डिस्टेंस लर्निंग किया हुआ है और अगर 2015 के गजट में उन डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ऑनलाइन स्टडी का वो जो ये है वो स्वीकृत नहीं है, तो वैसे संस्थानों से अगर आपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो उससे आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। इस चीज को आपको चेक करना होगा। ठीक है ना। कोई वहां पे इस तरह की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, कहीं दी हुई नहीं रहती, आपको ढूंढना पड़ता है वो।
और उसके बाद जो है कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने में देख लीजिए जो टोटल जो इंफॉर्मेशन है जिसका मैंने दिया हुआ है आपको भी, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और उसकी जब सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं तो 20 केबी से 50 केबी के अंदर में उसकी साइज होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। और आगे आ जाते हैं, ये जो फोटो होना चाहिए बिना कैप का, बिना चश्मे का, ठीक है ना। आपका ऐसा नहीं कि मास्क पहन के आप फोटो खिंचा रहे हैं, ये कोई भी फोटो नहीं चलेगा। मतलब चेहरे के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर चश्मा पहनते हैं तो भी चश्मे को उतार के आपको फोटो लेना है। और अगर फोटो अगर ठीक से आप अपलोड नहीं करते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये बहुत एसेंशियल बात है, इसे आपको ध्यान में देखना होगा। दूसरी बात है कि देखिए, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो भैया 31 तारीख को तो है ना, 30 तारीख को कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। क्योंकि 30 तारीख को बेसिकली देखा गया है कि इतने लोग लास्ट मोमेंट के में फॉर्म फिलअप करने जाते हैं कि सर्वर डाउन हो जाता है, इससे बहुत लोग रह जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता है उनका। तो अभी पहले ही वक्त रहते अपनी फॉर्म को पहले फिलअप कीजिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और फॉर्म फिलअप करने के पहले अब बार बार वही बोला जा रहा है, जबकि एक बात है, फॉर्म में कुछ गलतियां भी हो गई है, उसे चेंज करने का वक्त जो है आपको मिलेगा, वो है 5 तारीख से 9 तारीख तक। अब यह कि फी का है, इसका 100 रुपया फी है, लेकिन लड़कियों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और दिव्यांग लोगों को, एक्स सर्विसमैन को, इन्हें ये 100 रुपया भी परीक्षा का फी देना नहीं पड़ता है। परीक्षा का फी जो है आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीसा मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह जो भी है, एसबीआई चालान से आप चालान बना के कर सकते हैं, इस तरह सारा कुछ है। फी का जो देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 तारीख तक खत्म कर देना है। फी जो है 2 मई तक आपके पास रात 11 बजे तक समय है, ठीक है। और अगर चालान जमा कर रहे हैं तो वो आपको रात 3 मई को रात 11 बजे तक है। साथ ही साथ आपको जब पेमेंट जमा करते हैं उसके बाद देखना चाहिए कि आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट शो कर रहा है कि नहीं। अगर इनकम्प्लीट शो कर रहा है तो आप जान लेंगे कि आपका पेमेंट या कुछ भी जमा नहीं हुआ है। जिसके लिए हुआ है तो इसको आप केवल पेमेंट जमा करके या फॉर्म सबमिट करके आंख बंद करके मत रखिए, स्टेटस में जाके देखिए कि क्या दिखा रहा है। इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो चौंक जाइए, किस कारण से इनकम्प्लीट दिखा रहा है उसे ढूंढ निकालिए और उस इनकम्प्लीट को खत्म कीजिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारी बिंदु है इसे मैं थोड़ा सा व्यवस्थित करके बता दिया। अब है कि आपका सेंटर कहाँ गिरेगा, तो देखिए सेंटर जो गिरेगा उसका पूरा लिस्ट दिया है। आप जब अपनी परीक्षा के सेंटर को चयन करेंगे, इसमें कोड नंबर भी दिया हुआ है, ये 13 नंबर पे है, सीरियल नंबर 13 है। यहां से आप सेंटर कोड को चुन लेंगे क्योंकि ये काफी जरूरी है। ये यहां पर 13 नंबर का कोड में सारे, जहां पे भी आप जिस स्टेट में जहां से भी आप देना चाहते हैं उसके सेंटर कोड को आप भर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात बोला गया है कि कमीशन जो है, एसएससी चाहेगा कि आपने जो दिया हुआ है अपनी प्रेफरेंस चॉइस एग्जाम सेंटर के लिए, वो कोशिश करेगा वही मिले आपको। लेकिन अगर किसी सेंटर में बहुत ज्यादा रश हो रहा है तो नियर बाय कोई भी सेंटर जो सुटेबल लगता है वो दे सकता है। आप इस पे कुछ ये प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर आप कंप्लेन रेज नहीं कर सकते हैं। ये 13.3 में बोला है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा में क्या क्या होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या होगा,
तो देखिए परीक्षा 2 बार होगा। पेपर 1 है, पेपर 1 में जनरल इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है। मतलब आपको अंग्रेजी की परीक्षा देनी है, 25 मार्क्स की परीक्षा होंगे, 25 सवाल होंगे, मतलब एक सवाल पर 1 मार्क्स। फिर उसके साथ साथ आपका रीजनिंग का सवाल पूछे जाएंगे, 25 सवाल होंगे, 25 मार्क्स होंगे। फिर गणित के ऊपर, गणित मतलब यहाँ पे अंक गणित पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 25 सवाल पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ यहाँ करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, तो इसमें 25 सवाल पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स होंगे। तो कहने का मतलब है ये 100 मार्क्स के परीक्षा है और 90 मिनट का वक्त दिया गया है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक सवाल पर 0.9 मिनट है। इसके लिए जो लोग यहाँ पे अंकगणित में ट्रिक्स फास्ट करना चाहते हैं, मैं बोलता हूं कि धैर्य रखिए, यहाँ इस सब की जरूरत नहीं है। ये बैंक की एग्जाम नहीं है कि आप कितने छोटे में कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, कितना सही कर रहे हैं, एक्यूरेसी में कर रहे हैं, इस बात की महत्वता ऐसे एग्जामों में ज्यादा होता है, मल्टीटास्किंग में, क्योंकि यहाँ समय सफिशिएंट दिया हुआ रहता है। तो कहने का मतलब है कि आप जब कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश की दिशा क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए। समय जरूर सोचेंगे, लेकिन वो आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक्यूरेसी में कितने अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो मैंने एक बात कहा, इसमें जो है पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होती है, ठीक है ना। यहाँ पे गलत करने पर, सही करने पर 1 मार्क्स मिलता है, गलत करने पर 0.25 मतलब 1/4, 1/4 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और फिर जो है पेपर 2 की बात करते हैं, जिसमें आपको एक शॉर्ट एसे और एक लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। यह 50 मार्क्स का होता है। यहां 45 मिनट दिया जाता है, और जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये पेन एंड पेपर है, उनके लिए 60 मिनट की, 1 घंटे की ये एग्जाम होता है, उन्हें 15 मिनट ज्यादा दिया रहता है। देखिए मैंने चीजों को बहुत छोटे में बोलने का कोशिश किया है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे आप समय लगा के, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे आपको क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस दिया हुआ है। ये 14.6 है, इंडिकेटिव सिलेबस बोला हुआ है। बोलता है ये सिलेबस जो बोला हुआ है ये ही अंतिम सत्य नहीं है, या बोला है मैं इशारा कर रहा हूं, इन टॉपिक से मैं सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन ये नहीं बोला जा सकता है कि यही टॉपिक्स है और कोई टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि मल्टीटास्किंग के जो पिछले 5 साल के सवालों को अगर आप काफी करीबी से देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी ट्रेंड ऑफ एग्जाम क्या है। और जब ट्रेंड पता चल जाता है तो आपको यह पता चल जाता है किस चैप्टर पे ज्यादा आपको क्या कहते हैं, ध्यान देना है। तो मैं इसके अगले इसमें जरूर कोशिश करूंगा कि इसकी एक एनालिसिस दूं, और वो भी एनालिसिस में एक बार में नहीं दूंगा, मतलब हर पेपर का अलग अलग विस्तृत करने का कोशिश करूंगा, जिससे आपको रियली कुछ फायदा मिल सके। अब जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट की बारे में बात कर लेता हूं। इसमें जो है 2 है, ये हविलदार के लिए है, मतलब जो हविलदार के कर रहे हैं उन्हें 16 मीटर्स की मतलब चलना है वो 15 मिनट में, और साइकिलिंग करना है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ये लड़के का है, ये लड़कियों का है। मतलब याद रखेंगे ये सबके लिए नहीं है, ये केवल जो है हविलदार पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं 27 साल की उम्र के अगर में हैं, या आप उस पोस्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आप देख लेंगे। फिर ये बोलता हूं हविलदार के लिए है, आपके नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जो मतलब मल्टीटास्किंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए नहीं, केवल हविलदार के लिए है। मेल जो है उनकी छाती जो है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मतलब
और इसमें जो है 5 सेंटीमीटर छाती में छूट दिया गया गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज और मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए है। चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड, मतलब ये हाइट है आपकी 157.5 सेंटीमीटर। ये छाती जो है बिना फुलाया 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मिनिमम एक्सपांशन जो है, मतलब फिर फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये मेल का हाइट मैंने बोला, लड़कियों का हाइट अलग से दिया हुआ है। तो मतलब है कि यहाँ पे आप सारी जो चीज है, अगर आप व्यवस्थित रूप से जानना चाहते हैं तो मैंने जो लिंक दिया है उसी पे जाएं, किसी और चैनल का ना देखें। इसका कारण क्या है कि जो ओरिजिनल है यहीं पे है और इसी को बेस करें, नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी दूसरे और को बेस करके 1 साल आप बिगाड़ लें अपना। बस यही मुझे बोलना है। और इसको तरीके से पढ़ेंगे तो आशा करता हूं कि मैंने जो बहुत सारी जो थी कि 10वीं के पास के बाद क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों के बाद एक हल्का सा आपको ये मिल चुका है। ये टोटल 66 पेज का है, जिसमें से पहला 20 पेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसकी मतलब 66 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट आते हैं, तो उसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो रेलिवेंट पेपर है। फिर ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो फिर इसके लिए भी कुछ चिंता की बात नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपका सारा जो इंफॉर्मेशन था मैंने जो देने का कोशिश किया है वो आपको मिल चुका है, आप सही रूप से है। अब है कि इस फॉर्म को आप पहले डाउनलोड कीजिए, पहले इस गाइडलाइंस को डाउनलोड कर दीजिए, इसको बढ़िया से देखिए, फिर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। आपने समय दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।